नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। कल हिंदुस्तान की एक सबसे बड़ी घटना छत्तीसगढ़ के बस्तर में हुई है। पुलिस और माओवादियों के बीच जो मुठभेड़ हुई उसमें अब तक की खबर के मुताबिक 31 माओवादी मारे गए हैं, जिनके शव बरामद हो चुके हैं। कल रात तक यह आंकड़ा 28 से लेकर 40 के बीच तैर रहा था, क्योंकि मीडिया के अलग अलग लोग अलग अलग उत्साह के साथ लाशों की गिनती कर रहे थे, दूर बैठे हुए राजधानी में बैठकर। लेकिन खैर ये हर बार होता है, ऐसी बड़ी घटना में हमेशा होता है। आज सुबह की खबर 31 की है। ये हिंदुस्तान के इतिहास की मुझको जो ध्यान पड़ रहा है, और मेरे मेहमान जो यहाँ मौजूद हैं भी आपसे मुलाकात करवाता हूँ, उनकी भी जानकारी यही है कि ये शायद सबसे बड़ी घटना है। इसके पहले छत्तीसगढ़ में ही अभी अप्रैल के महीने में 29 माओवादी एक मुठभेड़ में मारे गए थे, जिसको लेकर जरा सा भी शक नहीं था। खुद माओवादियों ने एक प्रेस नोट जारी करके कहा था ये 29 के 29 उनके लोग हैं। उन्होंने नाम की लिस्ट भी जारी की थी, उनका रैंक भी बताया था कि वो उनके काडर किस रैंक के हैं। अब मुझको लगता है कि इस 9-10 महीने में इस सरकार में जो कार्रवाई हुई है नक्सल फ्रंट पर बस्तर में, उसको अगर देखें तो 185 के आसपास 84-87 ऐसे कुछ नक्सली मारे गए हैं। कुल 5 या 7 ऐसे लोग हैं उनमें से जिनके बारे में बस्तर के लोगों का कहना है कि ये बेकसूर थे और माओवादी नहीं थे, नक्सली नहीं थे। मैं उनकी बातों पर शक नहीं करता, लेकिन फिर भी 180 ऐसे लोग हैं जिनके बारे में कोई अधिक शक नहीं है कि ये पूरी तरह से सशस्त्र हथियारबंद माओवादी थे। इसके पहले का कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं मिलता है, न पिछले 5 साल की कांग्रेस सरकार के समय, न उसके पहले के समय, कि इतनी बड़ी संख्या में माओवादी इतने महीनों में मारे गए हों। इसके आसपास का जरूर रहा होगा, लेकिन ये रिकॉर्ड सबसे बड़ा है। इस पे बात करने के लिए हमने आज अपने स्टूडियो में न्योता दिया है छत्तीसगढ़ पुलिस के एक रिटायर्ड स्पेशल डीजी आर.के. विज साहब को। आप उनसे पहले भी हमारे कैमरे पर कई बार मिल चुके हैं। वो नक्सल फ्रंट पर बरसों तक काम कर चुके हैं। वो बस्तर में आईजी थे जिस समय नक्सल हिंसा चल ही रही थी। वो दुर्ग में भी आईजी थे, जिसके तहत राजनांदगांव, कवर्धा इस तरफ का नक्सल इलाका आता था। वो एडीजी नक्सल ऑपरेशंस, राजधानी में ये पद रहता था पहले, अब शायद इसको बस्तर भेज दिया गया है। तो एडीजी नक्सल ऑपरेशन रहते हुए उन्होंने बहुत करीब से नक्सल मुठभेड़ को, नक्सल ऑपरेशंस को देखा हुआ है। वो देश के तमाम बड़े बड़े जो अंग्रेज़ी के अखबार हैं उनके एडिटोरियल पेज पर लेख लिखते हैं। जो प्रतिष्ठित अखबार हैं उनमें लगातार छपते हैं। मैंने उनके जितना छपने वाला कोई दूसरा आईपीएस अफसर नहीं देखा है। लगातार लिखने का मतलब ये लगातार पढ़ना भी पड़ता है। अभी वो नक्सल पृष्ठभूमि पर एक किताब लिखने की तैयारी कर रहे हैं, और बस्तर में जिस जगह पर ये मुठभेड़ हुई है, ये जगह जो है नारायणपुर और दंतेवाड़ा जिले के बीच में है ये जगह। और विज साहब वहाँ पर नारायणपुर ही रह के परसों लौटे हैं वहाँ से, तो अपनी किताब के ऊपर काम करते हुए वो नक्सल इलाकों में घूम भी रहे हैं। आपका बहुत स्वागत है विज साहब इस कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच। कैसे चल रहे हैं आपके दौरे? पिछली बार आपने बतलाया था कि महाराष्ट्र के गढ़चिरौली होके आए हैं, इस बार अभी बतला रहे हैं आप कि परसों आप नारायणपुर में थे। तो नक्सल इलाकों से आपका पीछा छूट नहीं रहा है। नौकरी तो पूरी हो गई है, लेकिन नक्सल इलाकों का चक्कर आपका बना हुआ है। जिस विषय पे मेरा काम चल रहा है वो काम ही ऐसा है कि जब तक विजिट ना करें और लेटेस्ट जानकारी से रूबरू ना हो, हाँ, तब तक वो जो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है वो मुझे लगता है हासिल लेकिन बहुत नहीं से कर लोग पाते। मुझको लगता है अपने घर के टेबल पे बैठे हुए किताब पूरी कर लेते हैं। आप कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहे हैं, दौड़ भाग, कई दिन रहकर किसी सरेंडर किए हुए नक्सली नेता को इंटरव्यू करना, कई दिन। मुझको लगता है इतनी मेहनत कम लेखक करते होंगे। कुछ पैसा ज़्यादा मिलता है क्या अंग्रेजी में लिखने का? हाँ, पैसा तो कभी केंद्र बिंदु रहा नहीं सुनील कुमार साहब, लेकिन ये जो विषय है उसको गहराई से जाने कि जब लोग अंदर काम करते हैं वो किस मंशा से करते हैं, किस बदलाव को लाने की कोशिश
उनकी थी प्रारंभिक, वो क्यों छोड़ के आ रहे हैं, क्यों निराश हुए, क्या ऐसा उन्होंने आइडियोलॉजी में गलत पाया या उनकी कार्यशैली कैसी थी, तो उसको जरा क्लोजली जानने के लिए ज़रूरी है कि चलिए, मेरी बहुत शुभकामनाएं कि आपकी ये किताब जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहे और लोग इंतज़ार करेंगे इस किताब का। आपके लेखों का इंतज़ार करते ही हैं लोग अखबारों में, जिसमें से बहुत से लेख तो मैं देखता हूँ आपके सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर रहते हैं। मेरी तरह सुप्रीम कोर्ट आपका भी पसंदीदा मुद्दा एक है, आप भी बहुत लिखते हैं अदालत के फैसलों पे, लेकिन नक्सल मुद्दों पर आपकी पकड़ है, आपकी जानकारी ज़्यादा है, उस पर भी आप लगातार लिखते हैं। ये जो कल की जो मुठभेड़ हुई है, इसमें 2-3 खूबियाँ मुझको जो दिख रही हैं, अनोखी बातें जो दिख रही हैं। एक तो ये है कि इसमें सुरक्षा बल जो हैं पुलिस के या और जो भी रहे होंगे, उसमें से किसी की शहादत नहीं हुई, कोई बहुत बुरी तरह जख्मी नहीं हुए। ये मुझको एक बड़ी बात लगती है। बड़ी मुठभेड़ थी, 31 नक्सलियों का मारा जाना छोटी बात नहीं है। इसमें सारे सुरक्षा कर्मियों का सुरक्षित रह जाना, जख्मी जरूर हुए हैं शायद 1-2। और दूसरा मुझको लगता है जो कल रात को मैंने खबर में पढ़ा, आपसे अभी उसको कन्फर्म भी किया, कि ये ऑपरेशन जो है कल का, ये पूरी तरह से राज्य की पुलिस का किया हुआ ऑपरेशन था, जिले की पुलिस और राज्य की पुलिस। इसमें केंद्रीय सुरक्षा बल नहीं था। ये अप्रैल में 29 लोग मारे गए थे, अभी 31 लोग मारे गए हैं। क्या है नक्सल मोर्चे का आज का असेसमेंट आपका इस घटना से? अगर हम शुरू करें, क्या बदलाव आया है? जिस वक्त आप देखते थे तब से अब तक बदलाव क्या आया है? देखिए, वैसे तो बदलाव मुझे लगता है पिछले 15-20 साल में बहुत सारे आए हैं। जो फोर्सेस का जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। हाँ, बढ़ोतरी हुई है। टेक्नोलॉजी का उपयोग काफ़ी होने लगा। आप जब थे उस वक्त ड्रोन वगैरह नहीं रहे होंगे, लेकिन आज वो हैं। डिजिटल सेट नहीं थे, स्कैनर्स, कई चीज़ें ऐसी थी जो उस समय नहीं थी। इवन रेस्क्यू ऑपरेशंस की, हेलीकॉप्टर्स की भी तभी शुरुआत हुई थी। आज उसकी कम से कम इंतज़ार नहीं करना पड़ता। तो ये काफ़ी बदलाव आए हैं। दूसरा, फोर्स की कमी हुआ करती थी पहले, तो इसीलिए लार्जली डिपेंडेंट रहते थे सेंट्रल फोर्सेस पर हम। समय के साथ हमने डीआरजी को स्वीकृत कराया, जो डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड हम जिसको कहते हैं, वो सदर्न जिलों में पहले शासन ने सैंक्शन किए। इस फोर्स से एक फायदा होता है, ये जिला स्तर पे नियुक्त किए गए सिपाही हैं। ये जिला स्तर पर नियुक्त किए गए सिपाही से डीएसपी स्तर की स्ट्रक्चर है। अच्छा, डीएसपी भी, सिपाही से ऊपर के भी भर्ती वही जिले में। डीआरजी के इंचार्ज देखेंगे तो डीएसपी रहते हैं। तो सब इसमें, हालांकि उसमें सभी रैंक्स रहते हैं, लाइक कुछ आरक्षक हुए, प्रधान आरक्षक जैसे प्रमोशन, इंस्पेक्टर भी हैं। तो भर्ती नेचुरली 2-3 लेवल पर होती है। तो लेकिन ये जिलों के बाहर नहीं जाती फोर्स, है उसी जिले के लिए है। जो आरक्षक हमारा बल है, वो एक्चुअली डिस्ट्रिक्ट कार्डर है। ठीक, तो उनको डिस्ट्रिक्ट में ही रहना है, प्रमोशन पर रेंज के अंदर हो जाते हैं, अदरवाइज डिस्ट्रिक्ट का फोर्स है। तो जो हमारे जवान, जो युवा उस इलाके को जानते हैं, उसके टेरेन को अच्छे से जानते हैं, बोली को जानते हैं, कल्चर को जानते हैं, एक दूसरे, कई तो रिलेशन में है, कई अगर एक भाई अगर नक्सली है तो एक पुलिस में है। अच्छा। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तो उनके फोर्स में आ जाने से एक कहीं ना कहीं अपर हैंड रहता है। एक तो वो डिस्ट्रिक्ट एसपी के कंट्रोल में रहते हैं, तो वो आपका कमांड जो स्ट्रक्चर है वो हमेशा बेहतर रहता है। हमारा इवन एसटीएफ की आप बात कर रहे थे, एसटीएफ का जो फोर्स है वो भी हमारी जो बटालियंस की फोर्स है, उसमें जो विलिंग लड़के हैं, जो युवा हैं, जो विलिंग हैं, जो लड़ना चाहते हैं, मतलब उनको जबरदस्ती आप भेज रहे हैं ऑपरेशन पे, ऐसा नहीं है। तो एसटीएफ का बल और डीआरजी का, और आपने देखा होगा कि पिछले 5-6 साल में बस्तर फाइटर्स की फोर्स भी सैंक्शन हुई थी। वो भी, उसका भी पर्पस था कि अंदरूनी इलाकों से, तो ये भी जिलों के एसपी के डिस्पोजल पर जी हाँ, जो बस्तर फाइटर बल है वो भी जिलों के एसपी के ऊपर है। तो अभी आज की तारीख में पुलिस अधीक्षक के पास एक अच्छा खासा बल है, 400-500 का बल रहता है, ताकि वो कोई भी बड़ा ऑपरेशन लॉन्च स्वयं कर सकते हैं। हालांकि बहुत सक्सेसफुल ऑपरेशंस हमारे जॉइंट ऑपरेशंस हुए हैं। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस का, उनके मैं भूमिका, उनका योगदान को कम नहीं करना चाहता, क्योंकि हमारे जितने भी बेस हम आगे बढ़ते हैं वहां पर उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। लॉन्चिंग पैड्स हैं हमारे, और उनका कोबरा बटालियन भी साथ चलती है।
तो महत्वपूर्ण उनकी भूमिका है। लेकिन जहां लोकल अगर आप कंपेयर करें तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनका अपर ये कल का जो ऑपरेशन था, जो आपने ऑपरेशंस बहुत सारे लीड किए हैं, कल का जो ऑपरेशन था इसमें किसी सेंट्रल फोर्स को रखा क्यों नहीं गया था? केवल जिले के लोग गए थे, केवल एसटीएफ के लोग गए थे, राज्य के? कोई खास वजह थी? नहीं, वैसे तो मुझे पूरा इसका आइडिया नहीं है कि प्लानिंग किस प्रकार से की गई। हो सकता है उसके अंदर इंटेलिजेंस जब प्राप्त हुई तो इतना समय ना रहा हो कि इमीडिएट लॉन्च कई ऑपरेशंस करने पड़ते हैं। और हो सकता है उनका कहीं ना कहीं भूमिका रही भी हो। लेकिन लीड रोल जो मुझे लगता है जो सामने आ रहा है वो शायद एसटीएफ का, हमारे डीआरजी का और जो बस फाइटर्स जो हमारी लोकल फोर्स है उनका लीड रोल इसके अंदर कल की जो मुठभेड़ है जिसमें 31 नक्सलियों के अब तक मारे जाने की खबर है, ये कितना कामयाब लग रहा है आपको? ये ऑपरेशन कैसा आंकते हैं इसको? देखिए, मुझे लगता है शायद ये अभी तक का इतना अच्छा ऑपरेशन है कि सबसे ज़्यादा माओवादी इसी में मारे गए हैं। जहाँ तक मैं अपने दंडकारण्य इस इतिहास का अगर देखता हूँ तो दंडकारण्य आप जब कहते हैं उसमें बस्तर का हिस्सा, गढ़चिरौली महाराष्ट्र का हिस्सा और आंध्र, तेलंगाना, उड़ीसा का भी कुछ हिस्सा? नहीं। देखिए, दंडकारण्य जो बहुत पहले शुरुआत हुई थी, जहाँ तक 80s की बात कर रहे हैं, तब जरूर ईस्ट गोदावरी, आदिलाबाद और ये इलाका था उसके अंदर। लेकिन जब इसको दंडकारण्य स्पेशल जोन, गुरिल्ला जोन घोषित कर दिया 90s में। आप नक्सलियों के नक्शे का दंडकारण्य बोल रहे हैं? जी हाँ, मैं नक्सलियों के दंडकारण्य की बात कर रहा हूँ। तो 95 में जब इसको अलग किया गया तो उसके बाद वो इलाके अलग कर दिए गए तेलंगाना और उड़ीसा के। इसमें बस्तर और गढ़चिरौली, ये हालांकि पहले बालाघाट भी हुआ करता था, लेकिन अभी बालाघाट अलग जोन है। तो अभी गढ़चिरौली और दंडकारण्य मतलब बस्तर का पूरा। जैसे सरकार के जिले छोटे जिले बनाती है, ऐसा इन्होंने छोटा दंडकारण्य बनाया है। नहीं, दंडकारण्य तो मैं बड़ा कहूंगा, क्योंकि दंडकारण्य उनका जोन है, उसमें अभी बस्तर रेंज पूरा है, गढ़चिरौली पूरा है लगभग, और ऊपर रायनंदगांव का भी कुछ हिस्सा उसके अंदर आता है। तो ये क्षेत्र में मुझे लगता है काफी व्यापक है, छोटा नहीं है। तो दंडकारण्य की जब मैं बात करता हूँ तो अभी फिलहाल गढ़चिरौली का जिला और बस्तर की रेंज और सदर्न पार्ट ऑफ राजनांदगांव, मैं उसकी अभी बात करता हूं। तो ये ऑपरेशन बहुत सक्सेसफुल ऑपरेशन था। 2 मायने में आप कह सकते हैं कि एक तो मुझे लगता है जो इंफॉर्मेशन पुलिस के पास थी वो सटीक थी, वो एक्शनेबल इंटेलिजेंस थी, और उसके आधार पर इससे पहले कि वो लोकेशन बदलते, या तो ये ट्रेनिंग सेंटर रहा होगा, कुछ ना कुछ ऐसी चीज चल रही थी जिसकी कंटिन्यूटी पुलिस को मालूम थी कि वहां पहुंचेंगे तो वो मूवमेंट इधर उधर नहीं होगा। तो उसकी वजह से वो बेहतर प्लान कर सकते हैं, और आपके पास सफिशिएंट पार्टी थी, और आपने घेराबंदी ऐसी की कि जो है माओवादियों को निकलने का रास्ता, ये अभी तो लौटने के बाद पता चलेगा, लेकिन जो अंदाजा मैं लगा सकता हूँ कि एक अच्छी घेराबंदी पुलिस ने की है। पुलिस की अपनी कैजुअलिटी भी कम इसलिए नहीं रही, केवल जख्मी हुए हैं कुछ लोग, ये इसलिए रहा कि इनकी घेराबंदी जो है ज़्यादा अच्छी थी। देखिए, एक तो जो आपने रूट लिए, अर्थात वो आप कहीं ना कहीं कोई लीकेज नहीं उसके अंदर, आप जिस रास्ते से जा रहे हैं आ रहे हैं, आपकी वो प्लानिंग भी प्रॉपर होनी चाहिए कि रास्ते में कहीं ऐसी मुठभेड़ या आपके चलने आने जाने की इंफॉर्मेशन माओवादियों को नहीं मिली। तो ये सीक्रेसी मेंटेन करना भी ऑपरेशन का ही हिस्सा है। आपकी कट ऑफ पार्टी, आपकी रिजर्व पार्टी, मतलब आप उतने सशक्त थे कि ऑपरेशन को आप सक्सेसफुली। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि जो पिछले 10 महीने में बीजेपी गवर्नमेंट छत्तीसगढ़ में आई, उसके बाद से लगातार जो सक्सेस मिल रही है पुलिस को, सिक्योरिटी फोर्स, लीड तो पुलिस ही करती है, बाकी तो सपोर्ट करती है। जी हाँ, बिल्कुल। यानी फैसला पुलिस का रहता है, सेंट्रल फोर्सेस खुद फैसला लेके खुद कुछ नहीं करते, वो केवल सपोर्ट करते हैं। जी हाँ, तो मैंडेट ही ऐसा है। तो जो राज्य का जो फैसला रहा, राज्य पुलिस का जो फैसला रहा, 10 महीने में 180, 185, 87 नक्सली मारे गए। आपको क्या लगता है, पिछले 5 साल कांग्रेस की सरकार थी यहाँ पे, चाहे आप कांग्रेस शब्द अनदेखा कर दीजिए, इसके पहले जो 5 साल की जो सरकार थी, उस समय क्यों नहीं हुआ था ये ऑपरेशंस, ऐसे नक्सली क्यों नहीं मारे गए थे ऐसे? मैं हालांकि मारने को कामयाबी नहीं मानता हूँ, मैं तो मानता हूँ कि बातचीत से अगर रास्ता निकल सके और बिना मारे अगर काम हो जाए तो मैं उसको बेहतर और ज़्यादा बड़ी कामयाबी मानूंगा। लेकिन फ़िलहाल तो जब या तो मैं आपको मारूं या आप मुझको मारेंगे, ये नौबत है, तो सिक्योरिटी फोर्सेस जो कर रही हैं वो अपनी रक्षा के लिए भी कर रही हैं। जी। क्या लगता है आपको, 5 साल जो है ये मंदा क्यों पड़ा हुआ था ये धंधा हिफाजत का?
मुझे लगता है 2-3 कारण मुझे जो समझ में आते हैं। पहला तो मुझे लगता है कि जो पॉलिटिकल विल रहती है लड़ने की, तो मुझे लगता है अभी दोनों सरकारें एक ही हैं, जैसी राज्य में सरकार है वैसी केंद्र सरकार है, तो जो पॉलिटिकल विल जो लड़ने की है वो बड़ी स्पष्ट दिखाई दे रही है। ऐसा जब पॉलिटिकल विल स्पष्ट होती है तो देखिए उसका जमीन पर असर ये पड़ता है कि जो कोऑर्डिनेशन है स्टेट फोर्सेज और सेंट्रल फोर्सेज में ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। अर्थात अगर निर्देश ऊपर से हैं कि ये इंटेलिजेंस है और ये हमको आगे जाना है और यहाँ पर कैंप लगाना है, तो वो सेंट्रल फोर्सेज उसको मना नहीं कर पाती, क्योंकि दोनों पावर्स का एक ही उद्देश्य है। ये डबल इंजन के कारण ये बेनिफिट मिल रहा है। ये मैं कह सकता हूँ इसके अंदर कि डेफिनेटली सेम सरकार होने के कारण कहीं ना कहीं ऑपरेशन में तेजी, क्योंकि सरकार चाहती है कि अग्रेशन चाहती है कि इनको ख़त्म करना है, तो उसी स्पीड से भी काम करना है। तो एक तो असर मैं इसका ये देखता हूँ। जो आपको लगता है पिछले 5 साल में कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट इनके बीच कई तरह के टकराव भी चल रहे थे। जी, अग्रेशन नहीं था वो। ऑपरेशन की संख्या से आप देख लीजिए, माओवादी की कैजुअलिटी से देख लीजिए, सभी चीज से पता लगता है कि अग्रेशन जो था फोर्सेस का नहीं था। पिछली सरकार जो है वो टकराव नहीं ले रही थी माओवादियों से, ऑपरेशंस नहीं कर रही थी ज्यादा। जो रिजल्ट है उससे कुछ ये भी था क्या कि जो फोर्स है वो सैंक्शन हो चुकी थी बस्तर के लिए, सेंट्रल फोर्सेस जो सैंक्शन हो गई थी, उनकी तैनाती नहीं हुई थी बस्तर के जिलों में, ऐसा भी हुआ था? मुझे याद आ रहा है कि 49 बटालियन थी जो डिप्लॉयड थी, और 5 बटालियन और मिली थी। तो वो 5 बटालियन डिप्लॉय होने में मुझे लगता है काफ़ी समय लगा। तो मुझे लगता है एक सिक्लेर की घटना हुई थी, आपको याद होगा, जिसके अंदर कुछ माओवादियों ने काफ़ी विरोध किया था पोस्ट का, कुछ लोकल्स की डेथ को लेकर हुआ था कि फायरिंग हुई है, और उसको ऐसा विवाद हुआ कि लोगों ने कैंप्स लगाने पर काफी बहुत विरोध किया था, बड़ा आंदोलन चला था। जी, आंदोलन चला। नेचुरली माओवादी नहीं चाहते थे कि पुलिस के कैंप अंदर लगे, और गांव वालों को हमेशा से वो शील्ड बनाकर, गांव वालों का कहना था कि यह हमारा अपना आंदोलन है, पुलिस जबरदस्ती इसको माओवादी कह रही है। ये भी एक नजरिया ये भी था। ये नजरिया मैं इससे कभी भी सहमत नहीं हुआ, क्योंकि बिल्कुल, क्योंकि वो माओवादियों का जो बेस एरिया है, जो आधार क्षेत्र है, वहाँ उनकी अगर फोर्सेज अंदर जाएंगी तो वो कमजोर हो गए। ये बहुत सीधा है, और ये माओवादियों के लिटरेचर में बड़ा स्पष्ट मिलता है कि फोर्सेस की तैनाती का विरोध करना है। तो अब वो विरोध करना है तो लड़ाई, वो कहते हैं जनता की लड़ाई है, दिस पीपल्स वॉर, तो किसको आगे करेंगे? वो मिलिशिया बनाने का क्या मतलब कि जनता, हर जनता को हथियार देना है, मिलिशिया खड़ा करना है। तो आप मिलिशिया को खड़ा करना है, जनता को खड़ा करना है, आप जनता की लड़ाई इसको कहना चाहते हैं, लेकिन पीछे है क्या? बेसिकली माओवादी नहीं चाहते कि फोर्सेस। मोटी बात मुझको बतलाइए, आप तो गांधी नेहरू को भी बहुत पढ़ते हैं, खासकर गांधी के ऊपर आपका काम बहुत है, और मुझको अगर ध्यान पड़ रहा है तो आपकी पीएचडी भी गांधी पर है। नहीं, प्रोजेक्ट किया था मैंने। प्रोजेक्ट किया था आपने गांधी पर, लेकिन शोध किया था। गांधी और पुलिस को लेकर कुछ किया था आपने। हालांकि लोगों का कहना है गांधी ने पुलिस से केवल मार खाई थी और कोई प्रोटेक्शन भी नहीं पाया था, ऐसा, क्योंकि आखिरी में जाके तो पुलिस बचा नहीं पाई थी गांधी को, मारे ही गए थे वो। गांधी जी ने कहा था कि मंदिर में आने से पहले आप किसी की चेकिंग नहीं करते, तो सिक्योरिटी फोर्स उनको उनके हाथ बंद गए थे। चलिए, अपन इतिहास में भी मैं और आप झगड़ा करें, ये जरूरी नहीं है आगे बढ़ने के लिए। आपका ये कहना है कि जो नक्सल इलाके हैं वहाँ पे जनता के कोई आंदोलन ही नहीं हो सकते खुद के बिना नक्सलियों के? नहीं, ऐसा नहीं कहता मैं। गांव वाले अपनी बेसिक जो अमेनिटीज, जो उनको सुविधाएं चाहिए, उनकी मांग कर सकते हैं, और माओवादियों को मालूम है कि वहाँ कई चीज़ों की कमी है, चाहे वो मेडिकल फैसिलिटीज की बात करिए, ड्रिंकिंग वाटर की करिए। मेरा ये कहना है कि वो मुद्दा उठा सकते हैं, लेकिन वो मुद्दा उठाएं, लगातार सरकार का विरोध करते रहें, और इस प्रकार से करें कि फोर्सेस अंदर ना आए। ये माओवादियों का मकसद है। गांव वालों की आवश्यकता डेफिनेटली है, और मुद्दा भी उसी को बनाते हैं, और उनके आने का जो कारण था वो सोशियो इकोनॉमिक जो डेफिसिट जो फैक्टर्स थे, वो कारण भी वही थे। चाहे वो तेंदुपत्ता का रेट बढ़ाने में माओवादियों ने शायद काफ़ी भूमिका भी निभाई उसके अंदर। तो मैं ये नहीं कहता कि गांव वालियों की वो विरोध नहीं कर सकती, या उनकी, क्योंकि नक्सलियों का जो एजेंडा है उसमें कई मुद्दे तो गांव वालों के भले के लिए भी रहते हैं। नहीं, मुद्दे उनको वही उठाने हैं जो गांव वालों की आवश्यकता है। उसके बिना गांव वालों को सपोर्ट उनको मिलेगा नहीं। लेकिन बात अभी चल रही थी कैंप स्थापित करने की। तो कैंप स्थापित करने का जो विरोध है उसमें आपको लगता है कि गाँव के लोगों को विरोध करने के लिए माओवादी ही खड़ा करते हैं? वो इसीलिए करते हैं कि देखिए, मुझे याद आता है, हमने
जब भी कैंप्स पुराने की मैं अगर दूँ तो धर्मापेंटा हमने कैंप लगाया था। जब हम धर्मापेंटा सुकमा भी जब हम कैंप लगा रहे थे तो वहाँ जब हम अपने यहाँ बोर पानी का खोद रहे थे तो गाँव वाले आए थे कि सर हमें पानी की आवश्यकता है। हमने तत्काल वहाँ पर बोर खुदवाए। तो जैसे उनको हम हमारे एपीसी नर्सिंग थे, हमारे लोगों को हम दवाई लगा रहे थे, वहाँ मलेरिया बहुत जल्दी होता है। तो गांव वाले आए कि सर हमारे लोग बीमार हैं, हमने उनको डिस्ट्रीब्यूट की, मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट की। सर्दी थी, हमने ब्लैंकेट्स डिस्ट्रीब्यूट। मेरा कहना है कि आसपास के गांव वाले भी आए पानी की आवश्यकता के लिए। तो लोगों को आवश्यकता भी है, परंतु इसका मतलब ये भी है कि उन्होंने हमारा विरोध नहीं किया। उनको आवश्यकता थी, वो चाहते थे कि हम हेल्प करें। हमने अपने कैंप्स को एक विकास के केंद्र के रूप में उसको स्थापित किया। हमारा पर्पस जाते ही लोगों को मारना बिल्कुल नहीं था। अभी जो बस्तर में जो कामयाबी मिल रही है पुलिस को, क्या इसकी एक वजह ये भी है कि कैंप ज़्यादा बढ़ गए हैं, दूर दूर तक फैल गए हैं? क्या वहाँ पर कैंप के जो लोग हैं, पुलिस ऑफिसर या सेंट्रल फोर्सेस के लोग, ये लोग गांव के लोगों की ज़्यादा मदद कर रहे हैं पहले के मुकाबले? क्या इस वजह से भी जन समर्थन मिल रहा है वहाँ नक्सलियों के खिलाफ? देखिए, दो फायदे मैं आपको बताता हूँ। एक तो देखिए, कैंप्स लगाने से, जैसे अब पिछले 5 सालों की आप बात करें तो 5 साल में चाहे वो डिप्लॉयमेंट थोड़ा धीरे हुआ, लेकिन 5 बटालियन अंत में आते आते वो एस्टेब्लिश हुई। तो वो फॉरवर्ड बेसिस हम बोलते हैं, मतलब वो हमारा जो भी लास्ट पॉइंट है हम आगे बढ़े। अभी आते ही वो कुछ रीडिप्लॉयमेंट भी हुआ, आपने देखा हो 20+ कैंप्स नए अभी सरकार में लगे हैं। तो पुवर्ती गांव था जहाँ का हिडमा जो नक्सली कमांडर है उसका गांव था, टेकलगुड़ा था जहाँ पहले घटना हुई थी। ऐसे बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर आगे बढ़ गए हैं। तो आगे बढ़ने से जो उनका गुरलक क्षेत्र है, जो उनका बेस एरिया है, वो सिकुड़ता है। तो वो जब कम हो जाता है तो इनके इन्फ्लुएंस का एरिया कम होने से हमको ऑपरेशन करने में आसानी होती है, क्योंकि हमको जितना चलना है वो कम चलना है। तो उससे आपकी कैजुअलिटी, आपको टेक्टिकल, आपका रिस्पांस टाइम भी कम हो जाता है, आपका रिस्पांस टाइम कम होता है। आपको टेक्टिकल एरर करने से उसके बचते हैं आप, क्योंकि आप पिछला एरिया आप सिक्योर कर सकते हैं। तो ये ऑपरेशनल एडवांटेज है आपको कैंप्स लगाने की। मैं दूसरा फायदा और बताता हूँ। आपने गांव वालों की बात की थी। दूसरा भी आपने देखा होगा, हालांकि विकास केंद्र के रूप में विकसित करने की पॉलिसी सरकार की बहुत पहले की है। अभी सरकार ने फिर से अपनी छत्तीसगढ़ सरकार ने नेयद नीला नार ऐसी स्कीम बनाई है, जिसके अंदर 50+ स्कीम्स जो हैं वो गांव वालों को मिलेंगी। तो अर्थात आपको मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी, आपको आंगनवाड़ी मिल जाएगी, आपको अगर बैंक या कोई पोस्ट ऑफिस की कोई ब्रांच खुल सकती है तो वो खुल जाएगी। पीडीएस शॉप है, हमने भी पीडीएस शॉप शिफ्ट कराई थी पहले, पीडीएस शॉप शिफ्ट हो जाएंगी। तो लोगों को जब ये चीज़ें मिलने लगती हैं, उनको खाना, उनको जब राशन मिलने लगता है, बाकी सहायता मिलने पड़ती, तो विरोध क्यों होगा? नक्सली ये चाहते हैं कि ये चीजें वहां ना पहुंचे, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा करते हैं, सरकार पहुंचती है वहां तक, तो वो जो उनका जो सपोर्ट था, अस्तित्व खत्म होता है। तो जो पीपल सपोर्ट की बात करते हैं, वो सपोर्ट उनका कहीं ना कहीं कमजोर हो जाता है। तो वो उसको चाहते हैं। आप जो कह रहे हैं, इसका एक मतलब मैं ये निकाल सकता हूं कि नक्सली बहुत सारे जन कल्याण के कामों को इसलिए रोक रहे हैं कि उससे उनका खुद का कल्याण नहीं हो पाएगा। जी बिल्कुल, ऐसा है, बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है। यानी उनके लिए बस्तर के, मैं नक्सलियों के खिलाफ अभी कोई ऐसी अपने तरफ से कोई बयान नहीं दे रहा हूँ। जो आप कह रहे हैं उसका मतलब निकाल रहा हूँ कि उनके लिए अपना अस्तित्व जो है वो आदिवासियों के जन कल्याण के ऊपर है। देखिए, उनका जो मकसद है वो तो सत्ता हथियाना है, अल्टीमेटली पॉलिटिकल पावर को कैप्चर करना है, और वो आर्म्ड स्ट्रगल से करना है, और वो इस वॉर को पीपल्स वॉर कहते हैं। तो अगर उनको ये मालूम है कि अगर लोगों का साथ नहीं है वो लड़ाई नहीं जीत सकते। उनको पता है कि उनका पीएलजीए या प्लाटून, उसका जो भी बल है, पीएलजीए में जितनी भी स्ट्रेंथ है, वो हमारी फोर्स से बराबरी नहीं कर सकता। हालांकि वो कई चीजें हमारी कमियां दर्शाते हैं कि हम लोग तनख्वाह के लिए काम करते हैं, कमिटमेंट नहीं है, ऐसी कमियां वो दर्शाते हैं, क्योंकि उनके अपने बलों को ऊपर भी करना है, उनका मोटिवेशन मनोबल भी बनाए रखना है। तो ये बातें अलग है, लेकिन उनको पता है कि वो दुश्मन से, वो हमको दुश्मन मानते हैं फोर्सेस को, कि वो दुश्मन से मुकाबला नहीं कर सकते, और जब तक वो पीपल्स का सपोर्ट नहीं होता। एक चीज मुझको बतलाइए, पुलिस अफसर जो हैं कई जिलों में 6 महीना, साल भर, 1.5 साल में तबादला हो जाता है लोगों का। मैं बस्तर में बड़े लंबे समय से देख रहा हूँ, आईजी हैं सुंदर राज, ठंडे मिजाज के हैं, कोई राजनीतिक कनेक्शन भी उनका नहीं दिखता, हिंदी कम बोलते हैं, यहाँ के नेता अंग्रेजी बिल्कुल नहीं समझते हैं। तो दोनों को अगर हम मिला के देखें
तो उनका ज़्यादा कोई संवाद मुझको नेताओं से, सरकार से होता हो ऐसा नहीं लगता है, सिवाय अपने कामकाज के। राजनीतिक बात तो नहीं होती होगी। लंबे समय से आईजी बने हुए वहाँ पे विवेकानंद जो हैं वो काफ़ी अरसा उनको भी हो गया है मेरे ख्याल से। वहाँ पे एक डीआईजी भी आप अभी बातचीत में बतला रहे थे, वो भी हैं। क्या लोगों का लंबे समय तक बने रहना पुलिस अफसरों का बिना तबादले के, क्या इसकी वजह से भी नक्सल मोर्चे पे कुछ कामयाबी बढ़ी है? देखिए, अनुभव का लाभ तो मिलता है। सुंदरराज की आपने बात की। सुंदरराज मेरे नए नए एसपी थे जब मैं आईजी बस्तर था। वहाँ पर ओपी पाल थे, रतनलाल दांगी थे, वो समय था राहुल शर्मा थे। तो ये युवा अधिकारी थे जिन्होंने पुलिस में दमखम डाला था उस समय। हमारे नारायणपुर की स्ट्रेंथ 100 भी नहीं हुआ करती थी। सुंदरराज मुझे रिपोर्ट करते थे कि सर 96 और 4 ऐसे कांस्टेबल्स हैं, आज 1000 की संख्या में है। तो वो अनुभव उनका जो है वो एसपी थे, डीआईजी भी रहे, नक्सल्स को डील कर रहे हैं। तो ये बात सही है, लंबे अवधि तक रहने से थोड़ा लेथार्जी आती है अधिकारियों में, लेकिन मुझे लगता है अभी अनुभव का लाभ सरकार चाह रही है कि उनका ले लिया जाए। वो ठंडे मिजाज के हैं। विवेकानंद का भी बहुत अनुभव है वहाँ पर। मैं जो बात कर रहा था वो कश्यप की बात कर रहा था। कमलोचन कश्यप भी बहुत अनुभवी अधिकारी हैं, अभी रिटायर हुए हैं 4 दिन पहले। कन्हैयालाल ध्रुव थे, ये वहाँ पर उन इलाकों में डीएसपी, एडिशनल एसपी रहे हैं। तो उनके अनुभवों का लाभ मुझे लगता है वो सरकार लेना चाह रही थी। तो वैसे जो सुंदरराज हैं शायद वो अंडर अभी डेपुटेशन जाने वाले हैं, जाने वाले तो हैं। उनको कब रिलीव कर दिया जाए तो अच्छी बात है। वो सफलता इस बात की चर्चा चलते चलते भी 1.5 साल हो गया है। जितना टेन्योर रहता है आमतौर पर अफसरों का, उतने समय से तो इनकी चर्चा चल रही है जाने की। उम्मीद में शायद वो अच्छा काम करते रहेंगे अभी। लेकिन अच्छा काम तो वो शुरू से और हर जगह करते रहे। एक्सीलेंट ऑफिसर, दोनों बहुत अच्छे अधिकारी। हाँ, मुझको लगता है राजनांदगांव एसपी थे तब भी उन्होंने काम अच्छा किया था। और बस्तर जैसी जगह में जहाँ पे मैंने कुछ एक अफसर लंबे समय तक रहे और उन्होंने जिस तरह के जुल्म का एक दौर वहाँ खड़ा कर दिया था, मैं नाम पे अभी जाना नहीं चाहता, चर्चा डाइवर्ट हो जाएगी। मुझको उस तरह के ह्यूमन राइट्स वायलेशन भी पिछले 9-10 महीने में बस्तर में दिखाई नहीं पड़े, जबकि ऑपरेशंस बहुत हुए हैं। कुल 4 या 5 ऐसे एनकाउंटर किलिंग्स हैं जिनके बारे में लोगों का कहना है कि वो नक्सली नहीं थे, परिवार के लोग थे, वो ज़बरदस्ती मारे गए या क्रॉस फायर में मारे गए। लेकिन लार्ज स्केल पे कोई ह्यूमन राइट्स वायलेशन सुनाई नहीं दे रहा है। नहीं, अभी मुझे लगता है जो लीडरशिप है, हमारे जो यंग एसपीज भी हैं, मैं उनकी भी तारीफ करना चाहेंगे, चाहे वो दंतेवाड़ा के गौरव हैं या नारायणपुर के प्रभात हैं या मिस्टर किरण हैं वहाँ पर सुकमा में, और बीजापुर के भी। ये सभी युवा अधिकारी अभी बड़े उत्साह में, बड़ी अच्छी प्लानिंग से काम कर रहे हैं। एक चीज़ और मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि हमारे फोर्सेस में अभी महिला पुलिस काफ़ी लोकल उसके अंदर पार्ट है। मैंने देखा कि ऑपरेशंस में महिलाएं लीड करती हैं, गाइड के रूप में काम करती हैं, आगे जाती हैं। तो उससे जो वायलेशंस की आप बात कर रहे हैं, जो कभी पहले आरोप लगते थे, उसकी संभावना थोड़ी और कम हो जाती है। और हमारे लोकल्स जो है वो शायद अभी आपका जो दौर था उसमें वायलेशन, ह्यूमन राइट्स वायलेशन थोड़े ज़्यादा थे अभी के मुकाबले, अभी कम है। मुझे लगता है समय के साथ जो कोलैटरल डैमेज है वो कहीं ना कहीं घटता है, वो कम हुआ है, घटता है। जी हाँ, क्योंकि आपके पास लोकल फोर्सेस आने लगी, आपको आपकी समझ बढ़ जाती है। लेकिन मैं एक बिल्कुल अलग मिसाल आपको दूं कि वियतनाम में अमेरिकन्स ने जो किया था, उसके बाद अब सीरिया में, इराक में, अफगानिस्तान में जो किया, तो कोलैटरल डैमेज बड़ा बढ़ गया है उनका। ऐसा भी होता है कहीं कहीं, यहाँ कम होते दिख रहा है आपको कोलैटरल डैमेज। जी हाँ, ये मैं एक थोड़ी अंडरस्टैंडिंग जानना चाहता हूँ। आपने भी देखा होगा, छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री, डिप्टी सीएम भी हैं विजय शर्मा, उन्होंने काम संभालते ही एक इंटरव्यू में टाइम्स ऑफ इंडिया में रश्मि ने इंटरव्यू लिया था, आप जानते हैं, उसमें कहा था कि हम नक्सलियों से बातचीत चाहते हैं। उसके बाद उन्होंने रिपीट भी की, शांति वार्ता चाहते हैं, कई बार रिपीट की। क्या लगता है आपको, ये बातचीत का सिलसिला अभी तक 9-10 महीने में शुरू नहीं कर पाई है ये सरकार? देखिए, मुझे लगता है ये दोनों तरफ से कहीं ना कहीं कुछ गैप है अंडरस्टैंडिंग का, बातचीत जहाँ तक की बात है। माओवादी ने कोई ऐसा रिस्पॉन्सिबल जवाब भी नहीं दिया। शुरू में जो ऑफर किए गए, या तो उनको वो सिंसियर एफर्ट्स नहीं लगे कि प्रयास हैं, तो माओवादियों ने कोई शर्तें भी ऐसी नहीं रखी। उन्होंने बोला कि ऐसा माहौल बना जाए, तो कुछ जैसे पहले शर्तें कुछ रखते हैं कि किस टाइप में बात करनी है, तो कोई ऐसी चीज़ सामने आई नहीं है। तो मुझे लगता है वो बात आगे
बढ़ नहीं पाई। पर मेरा बातचीत के संबंध में अभी एक थोड़ा दूसरा मत भी है। हाँ। बातचीत में मुझे लगता है आपने देखा होगा कि जब आंध्र प्रदेश की भी बात हुई थी 2004 में, 2004 में जब बातचीत चल रही थी, ऑलरेडी ट्रैक पे थी, होने वाली थी, उस समय इन्होंने मर्जर करके अपनी संस्था को और बड़ा किया था। मतलब एमसीसीआई और सीपीआई पीपल्स वार को मिलाकर सीपीआई माउस बनाया था। मतलब वो अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने में पीछे नहीं हटे थे, बातचीत करने सामने आए थे। और उस लेकिन कोई बातचीत की शर्त नहीं थी कि ऐसा आप नहीं करोगे। जो शर्त थी उसी को उन्होंने मुद्दा बनाया था, एजेंडा। शर्त जब ये रखी गई शासन ने कि आपको हथियार छोड़ने पड़ेंगे, उन्होंने कहा था बातचीत के दौरान आप हथियार नहीं रखेंगे। तो वो इस बात पे जब नहीं माने तो उन्होंने बोला कि दिस विल बी वन ऑफ द एजेंडाज, तो वो हम बातचीत करेंगे। और इसी मुद्दे को लेकर ही जो है बातचीत डिरेल हुई थी, इसी बात पे कि सरकार ने फिर अल्टीमेटली कहा कि हम बातचीत के साथ आप हथियारों के साथ घूमे ये अलाउ नहीं कर सकते हैं। इसी दौरान मैंने एक इंटरव्यू अभी पढ़ा है एक वहाँ के कॉरेस्पॉन्डेंट का, हिंदू के, उन्होंने उनसे पूछा था कि आपको हथियार टेम्परेरीली छोड़ने में क्या परेशानी थी, कि आपने इमरजेंसी के बाद 1997 में एक बार हथियार छोड़े थे, तो आप अभी क्यों नहीं छोड़ सकते थे जब सरकार आपको इंसिस्ट इस बात के लिए कर रही थी और वो शांति वार्ता के लिए तैयार थी। तो उनका कहना था कि दिस वाज अवर टेक्टिकल एरर। तो उन्होंने बोला था उनका, जी हाँ, कि हथियार छोड़ना हमारी गलती थी। और उन्होंने बड़ा स्पष्ट किया कि हमारी लड़ाई ही हथियार बंद है। अगर हम हथियार छोड़ देते हैं तो हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होता, हम आइडियोलॉजी से हट गए, अर्थात वो हथियार को नहीं छोड़ेंगे। अगर हथियार नहीं छोड़ेंगे तो ये सरकार को सोचना है कि बातचीत करने की नहीं करनी। तो बातचीत अगर वो करेंगे कि अगर उनको उसका टेक्निकल हथियार लेके वो बातचीत की टेबल पे हथियार लेके आने की बात है, नो पैरेलली, उनका पैरेलल चलते रहे। हाँ, कि पैरेलली, जी हाँ। वो तो सरकार भी हथियार नहीं छोड़ रही, सरकार ने भी हथियार रखे हैं, उन्होंने भी हथियार नहीं, आप तुलना तो नहीं कर सकते। डेमोक्रेसी में अगर हथियार सरकार की एक एजेंसी है जो एक लीगल ढंग से कोई हथियार का यूज करती है, एक लेजिटिमेट है, एक इलेजिटिमेट है, लेकिन एक मोर्चे पे दोनों तैनात हैं। ये बातचीत तो इसीलिए हो रही है कि उस मोर्चे को टाला जाए, उस मोर्चे को खत्म किया जाए। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, पर मेरा कहना है कि आप उनकी सोच देखिए। वो कह रहे हैं कि उनकी बातचीत का उनका जो शर्तें रहते हैं उसका केवल ये अर्थ है कि अगर बातचीत से उनको लाभ होता है, किनको, माओवादियों को, अगर टेक्निकल एडवांटेज उनको होती है तभी वो बातचीत करेंगे। वो कभी भी हथियार छोड़ने के लिए तैयार करने की बात ही नहीं करते। नहीं, बातचीत के दोनों पक्ष, सरकार भी जो है वो क्यों बातचीत करती है? सरकार के ऊपर सरकार हिंसा खत्म कर, सरकार के ऊपर लोकतंत्र की जिम्मेदारी है। जी हाँ। तो सरकार भी इसीलिए बातचीत करती है कि बातचीत से ये हिंसा खत्म हो सके। थोड़ा अंतर मेरा है इसके अंदर सुनील कुमार साहब। मेरा कहना है सरकार चाहती है कि हिंसा खत्म ना हो और हम शांति के माध्यम से विकास का पथ जो है चलाएं। हाँ। उनका कहना है कि अगर टेक्निकली उनको एडवांटेज होता है, अर्थात अगर उनकी लड़ाई में उनको फायदा होता है तब वो बातचीत करेंगे। उनका कहना नहीं है, आप कह रहे हैं उनकी स्ट्रेटेजी है, वो उनकी स्ट्रेटजी है। हाँ, घोषित स्ट्रेटजी है। लेकिन घोषित रूप से ये नहीं कहते कि हम बातचीत के दौरान अपने आप को ज्यादा मजबूत करेंगे। नहीं, बोलेंगे कैसे? बोल नहीं सकते। लेकिन करेंगे। अगर उनको देखिए, अगर उन्होंने हथियार को छोड़ना टेक्निकल एरर बोला है तो इसका मतलब वो हथियार नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि वो एडवांटेज लेना चाहते हैं। मैं जहां तक समझता हूं वो बातचीत तभी टेबल पर आते हैं जब उनको लगता है कि लोगों का साथ उनको ज्यादा मिलेगा। वो ये मैसेज दे सकेंगे कि देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के फलस्वरूप आपको हमने कुछ सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। ये एडवांटेज वो चाहते हैं बातचीत के दौरान। मुझको एक चीज लग रही है कि आप वर्दी में तो नहीं हैं, वर्दी तो नौकरी पूरी होने के साथ साथ चली गई है, लेकिन उसका कलफ थोड़ा रह गया है बदन पे वर्दी का। कैसे बताइए? ऐसा लग रहा है, यानी आपकी बातचीत जो है। नहीं, मैंने पुलिस ज्यादा झलक रही है। जी नहीं, मैंने उनकी स्ट्रेटजी और टैक्टिक्स को बड़ी क्लोजली जानने की कोशिश कर रहा हूं मैं, और उनकी बातचीत के रवैये से और जो शर्तें हैं और जो उन्होंने पिछले इतिहास में जो चीजें बातें हैं, केवल उसका एनालिसिस मैंने करने की कोशिश की। आप विज साहब एक चीज को ओवरलुक करते दिख रहे हैं मुझको, वो ये है कि लोकतंत्र में जो संविधान की शपथ लेके काम करती है सरकार, जिम्मेदारी उसके ऊपर ज्यादा रहती है लोकतंत्र को बिल्कुल मजबूत करने की, क्योंकि उसने लोकतंत्र की शपथ ली है। ये तो लोकतंत्र के खिलाफ काम कर रहे हैं। ये हथियार की एक सरकार चाहते हैं, बंदूक की नली से निकली हुई। उनकी लोकतंत्र पर कोई आस्था नहीं है, वरना ये नक्सल आंदोलन शुरू क्यों होता?
ये तो सरकार की कामयाबी होगी कि जो अलोकतांत्रिक हैं उनको लोकतंत्र की मूलधारा में लाना जी। वो नहीं चाहते हैं कि सरकार आके नक्सल आंदोलन में शामिल हो जाए जी। तो सरकार के ऊपर ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी है। हालांकि मैंने अभी एक बड़े व्यक्ति से बात की, अनौपचारिक चर्चा, तो उन्होंने मुझको कहा कि आपका ये सोचना गलत है कि सरकार की अधिक बड़ी जिम्मेदारी है उनको बातचीत के टेबल पे लाना। मैंने कहा लोकतंत्र में जिसने संविधान की शपथ लेके काम करना है, ये उसी की बड़ी जिम्मेदारी है कि उनको लेके आओ। ये आपकी कामयाबी होगी, उनकी कामयाबी तो ये होगी कि हिंसा जारी रहे। देखिए, बातचीत के माध्यम से अगर हिंसा थम सकती है तो इससे बड़ी कोई सफलता नहीं हो सकती। तो मेरा ये मानना है कि जो निर्वाचित सरकार है, लोकतांत्रिक ताकतें हैं, ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी इनकी रहती है। जी जी। अब इसके लिए वो हथियार के साथ वहाँ आंदोलन चलाते रहें, आपकी फोर्सेस हथियार के साथ वहाँ कार्रवाई करते रहें, ये एक अलग मुद्दा रहा। मुझको लगता है ये दोनों मोर्चे पैरेलल भी चल सकते हैं। नहीं, बातचीत चल सकती है कि बिना किसी सीज फायर के भी बातचीत चल सकती है। आज आप एक चीज़ देखिए, इजराइल के लगातार हमले फिलिस्तीन पर चल रहे हैं गाजा में, लेकिन बड़े लंबे समय तक कतर में और इधर उधर दूसरी जगहों पे बातचीत पैरेलल चल रही थी। हमले भी चल रहे थे, बातचीत भी चल रही थी। तो ये मुझको लगता है किसी भी पक्ष को ये जिद नहीं करना चाहिए कि तुम पहले अपना कैरेक्टर बदलो, अपनी रणनीति बदलो, तब हम बात करेंगे। न वो सरकारी बंदूकों को डालने की बात करें, न सरकार उनकी बंदूकों की बात करे। ये ज्यादा रियलिस्टिक नहीं लगता है आपको? नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मैंने केवल माओवादियों की सोच की बात रखी थी। तो अगर सरकार के कहने से अगर ये शांति स्थापित होती है तो मुझे लगता है ये तो दोनों पक्षों और दोनों की जीत है। जीत तो ज्यादा बड़ी सरकार की आप उसको लेके आ रहे हो, और जो जनता की हार रहेगी, सुनिए, उनकी तो हार रहेगी। और दूसरा, जनता की समस्या हल करना भी शासन की ही जिम्मेदारी है। जो बेकसूर लोग, जिसको कोलेटरल डैमेज हम कह रहे हैं, वो नुकसान की जिम्मेदारी किस पे आती है? सरकार पे ही आती है। नक्सली तो जन सुनवाई के नाम से एक पाखंड करके वहां लोगों का गला काट देते हैं, टांग देते हैं जन अदालत। मैं ये समझना चाह रहा हूं, आज जो बस्तर में जो स्थिति है, इसमें सरकार की समर्पण नीति और अब जो आ रही है, बन रही है पुनर्वास नीति। हमने पिछली बार जब आपको इंटरव्यू किया था, आपने गढ़चिरौली के माओवादियों से, पुलिस अफसरों से बात करने के बाद बतलाया था कि पुनर्वास की कोई नीति न होने से उनके लिए स्थायी आजीविका, स्थायी कमाई का, रोजगार का कोई जरिया नहीं है। वो फिक्रमंद रहते हैं सरेंडर करने के पहले। अभी आपको जो सुनाई पड़ रहा है यहाँ पे, छत्तीसगढ़ की मौजूदा जो पुनर्वास नीति है, सरेंडर पॉलिसी है, क्या है ये? इसमें और कोई बेहतरी की गुंजाइश है क्या? इस ज़्यादा असरदार हो इसके लिए? जी हाँ, मैंने चर्चा में अपने सुझाव भी दिए हैं। हाँ, मैं 3 मुद्दे मैंने अपने सामने रखे हैं। हाँ। बहुत ज़्यादा नहीं। पहला जो मेरी बातचीत के दौरान जो मैंने फील किया है कि जो सरेंडर कार्डर्स हैं उनको चाहिए कि उनका जो रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है, हाँ, जो आजीविका है, वो उनकी होनी चाहिए। अर्थात अगर आप नौकरी में कोई आ जाता है तो बेहतर है, उसकी आजीविका चलती रहेगी। नहीं है तो हमको उस काबिल बनाना पड़ेगा, उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, हमको वोकेशनल ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। मैंने देखा कि हमारे यहाँ पर जो स्किल डेवलपमेंट के कुछ सेंटर्स हैं उसमें प्रावधान है कि हम उनको भेजें सरेंडर कार्डर को और उनको प्रशिक्षण कराएं, लेकिन आज तक एक भी व्यक्ति वहां पर प्रशिक्षित नहीं हुआ है, नॉट इवन ए सिंगल। तो मैं चाहता हूं कि अगर वो हमारी पुनर्वास नीति के तहत, हाँ, जो केंद्र की नीति है उसमें प्रावधान है कि वो रिहेबिलिटी ऐसा सेंटर, स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग का सेंटर बना, हाँ, सकते हैं, हाँ, केंद्र सरकार उसको फाइनेंशियल हेल्प भी करेगी। तो मेरा कहना है कि वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर होने के बजाय उसको पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर रखना चाहिए। 2 कारणों से। एक तो पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हाँ, आपके पास सरेंडर कर रहे हैं, हाँ, आपको देखना है कि वो सुरक्षित भी रहें, हाँ, आप उनको जनरल पब्लिक के साथ मिक्सअप भी मत करें। हो जाए किस पर क्या असर पड़े, कुछ कह नहीं सकते हैं कल को। तो मुझे लगता है वो केंद्र पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर, चाहे वो एडीजी नक्सल ऑपरेशन है, आईजी बस्तर के अंदर हो या अलग अलग रेंज के जो अफसर जिलों में जैसा बनाए, डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ सरेंडरीज, तो वो केंद्र जो है हमारे यहाँ पुलिस के अंडर बनने चाहिए, ताकि हम उनको वोकेशनल ट्रेनिंग देके उस हद तक ले जाएं। उसमें से कई टेलर हैं, कई इलेक्ट्रीशियन हैं, कोई कुक हैं,
कोई स्कूल डिपार्टमेंट में जा सकता है, कोई पुलिस में आ जाएगा, कोई दूसरों में जा सकता है, बहुत सारे तो मुझे लगता है, और नहीं तो कुछ पोस्ट बनाई जा सकती है उनके लिए, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, 400-500 पोस्ट क्रिएट की जा सकती नहीं। और स्किल बहुत तरह की है जिसकी बाजार में जरूरत भी है, जरूरत है, एंड उसमें काफी लोग स्किल्ड हैं, क्योंकि वो वहाँ हर प्रकार का काम करते हैं वहाँ पर। तो एक तो ये है कि रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। दूसरा ये, उसमें एक कमी है कि मान लीजिए आपने किसी को सरेंडर होने में 15 लाख दिया, 20 लिया, 8 लाख दिया, अगर वो अपने उस मकान बनाने में खर्च कर देता है तो उसके पास कुछ बचता नहीं है। बचता नहीं तो है। दूसरा पॉइंट मेरा था कि उनको हमको 2 रूम अकोमोडेशन देनी पड़ेगी, उनको आप रहने की जगह नहीं देंगे। अब वो रहने की जगह तो हिंदुस्तान के हर गरीब को देने की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी ही है, हर एक को आवास, मैंने उसके अंदर एक सुझाव दिया था। अभी जो आवास योजना है उसमें 1 कमरे का घर है, तो मैंने कहा था कि जो माओवादी घर छोड़कर बाहर जाते हैं, उनको अक्सर अगर वो पुलिस में सरेंडर कर देते हैं तो उनके घर वालों को माओवादी भगा देते हैं गांव से, तो उनको भी बाहर आना पड़ता है। तो आप 1 कमरा नहीं, वो जो घर है उसको 2 कमरे का करिए। तो मैंने ये अपना सुझाव दिया था कि अगर एक केंद्र सरकार देती है तो एक राज्य सरकार उसमें कमरा ऐड कर सकती है, उनको 2 कमरे का। जैसे मिड डे मील स्कीम जो है उसमें राज्य सरकार ऐड करती है कि 4 रुपया मान लीजिए सेंट्रल से आ रहा है, 1 रुपया प्रति बच्चा प्रतिदिन स्टेट गवर्नमेंट दे देती है, उसमें तो सब्जी आ जाती है, कुछ हो जाता है। जो बात आप जो बोल रहे हैं, इसमें से एक पॉइंट मैं समझना चाहता हूँ। जो नक्सली सरेंडर करके लौटते हैं वो मान लीजिए अपने गाँव न भी लौटें, शहर आ जाएं, कहीं और आ जाएं जहाँ पुलिस कहे, तो भी उनके घर वालों को गाँव वाले भगा देते हैं। नहीं, देखिए वो दुश्मन डिक्लेयर करते हैं अगर आप पुलिस पे जाके पुलिस के पास जाते हैं, तो उनको लगता है कि उससे उनको डिसएडवांटेज ज्यादा है। आप पुलिस को सारी जानकारी देंगे, पुलिस को गाइड भी कर सकते हैं। अगर आप पुलिस में आ गए नक्सल खतरे की वजह से गांव वाले उनके परिवार को भगाते हैं, उनके परिवार को भगाते हैं कि आपके लड़के लड़की जाकर पुलिस में मिल गए हैं, अब आपको यहाँ नहीं रहने देंगे हम। ऐसा होता है, ऐसा हुआ है, ऐसा होता है अक्सर। ऐसे बहुत सारे हैं जो गाँव छोड़ के उनको पेरेंट्स को निकलना पड़ा, तो इसीलिए उनको साथ रखना पड़ता है। तो अगर वो किराए का मकान लेने जाते हैं तो मतलब आजीविका बहुत जरूरी है, और दूसरा मकान उनको देना, यानी घर वाले आगे पीछे आ जाएंगे पास में, ये एक अतिरिक्त जिम्मेदारी रहती है उनके ऊपर। डेफिनेटली, और उनका अपना परिवार बढ़ेगा। तीसरा कोई पॉइंट बतला रहे थे? तीसरा पॉइंट ये था कि हमको रिहेबिलिटेट करना किसको है। देखिए माओवादियों का जो जिनको वो मेंबरशिप देते हैं वो 2 प्रकार की रहती है। एक होता है पार्ट टाइम मेंबर, एक होता है फुल टाइम मेंबर। पार्ट टाइम का मतलब है कि आप गांव में रह के उनका काम करेंगे। ऐसे उनके सेल, ग्राम पार्टी कमेटी, DKM, SKM, ऐसी बहुत सारी उनके ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आउटफिट्स हैं जो गांव में रह के काम करते हैं। और दूसरा है, वो शब्द यूज करते हैं फुल टाइम। फुल टाइम की जगह वो शब्द यूज करते हैं, जो टर्म है उनकी, दैट इज PR, प्रोफेशनल रिवोल्यूशनरी बोलते हैं, PR। अच्छा। तो अगर कोई फुल टाइम मेंबर बन गया, PR टाइम, मतलब आपको घर बार छोड़ के उनके साथ मूव करना है। चाहे आप PLJ के सेकेंडरी और प्राइमरी मेन फोर्स के हैं, आप कमांडर बन गए, किसी प्लाटून के बन गए, कुछ बन गए, आपको घर बार छोड़कर जाना है। तो मेरा कहना है कि जो गांव में रह के काम कर रहा है वो वहीं रहना चाहेगा, है ना। तो उसको आपने प्रोत्साहन राशि दे दी, कुछ उसको दे दिया और उसको बोला कि आप रहिए। उसको गांव से निकाल के दोबारा कहीं और लाने की जरूरत नहीं है। उसको अगर ट्रांसप्लांट कहीं करना पड़ता है वो अनावश्यक है, क्योंकि ऐसे गांव वाले बहुत मिलेंगे, ऐसे मिलिशिया बहुत मिलेंगे, ऐसे सदस्य बहुत मिलेंगे। आप कितनों को रिहेबिलिटेट करेंगे? तो उसमें क्या प्रश्न चिन्ह ज्यादा लगते रहेंगे कि क्या आपने इतने लोगों को पुनर्वास नहीं किया, जबकि उसकी आवश्यकता नहीं है। तो जिनको हमको पुनर्वास करना है तो वो होने चाहिए फुल टाइम मेंबर, अर्थात PRs। अगर आप पॉलिसी में ये तय कर देंगे कि देखिए सरकार की जो दूसरी योजनाएं हैं वो गांव में रह के भी उसका लाभ मिलना है, तो आप सुनिश्चित करिए कि उनको लाभ मिले उन चीज़ों का। लेकिन जहां तक पुनर्वास की जो एडिशनल चीज़ें, जैसे मैंने बताया, जिनको खतरा हो जाता है, आपको घर देना है या कुछ नौकरी देनी, कुछ और देना है, तो पुनर्वास एक्चुअल में ऐसे लोगों का चाहिए जो फुल टाइम उनके सदस्य हैं। अगर आप पॉलिसी में ये 3 चीज़ों को सुनिश्चित कर लेंगे कि हमको पुनर्वास किसको देना है और ये 2 चीज़ें कम से कम देनी है, तो मुझे लगता है आपके ना केवल इस सरेंडर बढ़ भी सकते हैं और वो संतुष्ट रहेंगे। ये कई बार आंदोलन करने की बात आती है, कभी कभी कुछ कमी है किस बात की, तो वो मुझे लगता है वो मतलब आप लोग को क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमको किसको रिहेबिलिटेट करना है। अब एक आखिरी मुद्दा जो है वो ये है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ आके बोल के गए कि हम मार्च 26 तक देश में नक्सलवाद ख़त्म कर देंगे। मुझको पता नहीं क्यों ऐसा याद पड़ रहा है कि 2022 में भी इन्होंने कुछ इस तरह की बात कही थी कि हम 24 तक ख़त्म कर देंगे।
तो ये 2-2 साल का टाइमलाइन जो है ये बढ़ते चल रहा है कि क्या वजह है ये? क्या आपको लगता है कि ऐसा कोई टाइमलाइन अनाउंस करना जो है ये स्ट्रेटेजिकली मुमकिन है ये? मैं इसको मंशा की तरफ से लेके चलता हूँ कि मंशा उनकी है कि इसको खत्म किया जाए। अच्छा। तो मैं टाइम लाइन से बहुत ज़्यादा सहमति मुझे लगती नहीं। अगर बार बार एक्सटेंड करना पड़ता है तो वो अच्छा मैसेज भी नहीं जाता उससे। लेकिन आपको कुछ याद पड़ रहा है ऐसा जो मुझको याद पड़ रहा है? हाँ, मुझे ऐसा याद आ रहा है कि 2022 में भी ऐसा कहा था कि 24 तक खत्म कर देंगे। जी हाँ, लेकिन उसमें जैसे मैंने बोला कि सरकारें अब एक हुई हैं तो शायद अब उसके चांसेस थोड़े से बढ़ते नजर आते हैं। लेकिन जहाँ तक खत्म करने की बात है उस पर मुझे लगता है थोड़ा सा आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या हम कुछ लोगों के खिलाफ लड़ रहे हैं या कोई विचारधारा के खिलाफ लड़ रहे हैं। माउस जो आइडियोलॉजी है उसको खत्म करना तो मुझे लगता है आसान नहीं है। वो आइडियोलॉजी आप देखिए कि वो 60 से चली आ रही है। और दूसरा वो महज पुलिसिंग का काम नहीं है। पुलिसिंग का काम नहीं है, जी हाँ। तो ये कह सकते हैं हम कि कुछ समय में हम इतना नियंत्रण कर लेंगे कि वो माओवादी जो है वो हथियार बंद नहीं रहेंगे या इतने कमजोर होंगे कि उनकी लड़ने की जो क्षमता है वो बहुत कमजोर कर देंगे। और मुझे लगता है अभी थोड़ा समय है, अभी तो उनकी चाहे वो बस। लेकिन एक बात बताइए विज साहब, अगर किसी भी तरह की बातचीत शुरू हो सके और उससे अगर नक्सली हिंसा खत्म हो सके, ये आंदोलन खत्म हो सके, सरकार की बचत कितनी होगी? जी हाँ, मैंने देखा, मुझे कल ही चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा है कि आज हम केवल बस्तर की बात करें तो मुझको लगता है देयर आर टेंस ऑफ थाउजेंड्स पीपल डिप्लॉयड देयर। ऐसे ही है? जी हाँ, 54 बटालियन डिप्लॉयड हैं ऑलरेडी। हाँ, बाहर की हमारी अपनी 22 हैं। हाँ, उसके अलावा दूसरा फोर्स है जितने बस्तर फाइटर डीआरजी की बात 50,000 से ऊपर हो रहा है। डेफिनेटली 4 बटालियन और आने वाली है। हाँ, तो आप सही कह रहे हैं। मुझे लगता है दोनों प्रयास, जैसे आपने कहा, दोनों पैरेलल चलने चाहिए। ये महंगा बहुत है जैसा मुझको ये भी लगता है। मैं इससे तुलना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझको अलग से लगता है पाकिस्तान के साथ रिश्ते जितने खराब हैं और जितनी फोर्सेस दोनों तरफ की डिप्लॉयड रहती है, जो कारगिल में बर्फ में जमे मर जाते हैं सिपाही दोनों तरफ के अपने अपने इलाकों में, मुझको लगता है बहुत महंगा है दुश्मनी पालना। ठीक उसी तरीके से घर के भीतर अगर ये नक्सली हैं, नक्सली तो हिंदुस्तानी ही हैं, इसी देश के नागरिक हैं, उनका मरना जो है मुझको याद पड़ता है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा था कि हमको खून बहाना अच्छा नहीं लगता, बातचीत से निपट जाए तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अगर वो गोली चलाएंगे तो फिर जवाब देना पड़ेगा। तो बातचीत मुझको सही लगी वो बात कि ये बातचीत से अगर निपटता है तो मुझको लगता है बहुत बड़ा खर्च बचेगा, और जो कोलेटरल डैमेज है तो वो तो पूरा का पूरा बचेगा। जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग मर रहे हैं वो बचेंगे, नक्सली मरने से मौतें बहुत बचेंगी। नहीं, ठीक कहा। मुझे लगता है दोनों प्रयास रहना चाहिए। शांति के प्रयास करते रहना चाहिए। और लेकिन यस, अगर ऐसा कोई दिख रहा है क्या प्रयास होते हुए अभी तो मुझे लगता नहीं। माओवादी, जैसे मैंने बोला, उनका रिस्पांस भी नहीं आया अभी। अगर सरकार फिर से कुछ सीरियस कदम लेती है तो मुझे लगता है उनका जवाब तभी हम वेट कर सकते हैं। अभी जो महिला बटालियन बस्तर में तैनात है जी, उसमें शांति नाम की एक कांस्टेबल है, बस मुझको शांति के नाम पे अभी वही दिख रही है। नहीं ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि प्रयास, अगर सरकार तो बार बार कह रही है, कम से कम एक मैसेज देने का प्रयास कर रही है। और मैं आपको बताऊं, मुझे ऐसा लगता है कि माओवादी अभी अपनी लीडरशिप को बचाने में लगे हुए हैं। वो कितने कमजोर हो गए होंगे पिछले 10 महीने में? 180 से ज्यादा लोगों को खो के। देखिए, उनके अभी आर्म कार्डर्स बचे हैं। देखिए, उनका अबूझमाड़ में देखें तो एक जो उनके सेक्रेटरी के साथ एक कंपनी चलती है उनकी सुरक्षा में, एक फिर और कंपनी है, और साउथ में बटालियन है। अभी तो लोहा लेना है। अभी इतने से पूरा दे आर नोवेयर क्लोज टू एन एंड। अभी एंड तो मुझे थोड़ा दूर दिखाई देता है। अभी मुझे लगता है सदर्न पार्ट में अभी और कार्रवाई की जरूरत है। वो आपने देखा होगा, बांसागुड़ा से नीचे का इलाका है, पामेड़ का इलाका है, अभी तो बटालियन उनकी वहाँ पर चलती है। इसके अलावा और कंपनीज उनकी काफ़ी हैं। अभी इस शायद मुठभेड़ में एक कंपनी नंबर 6 मुझे यहाँ तक सुनने को मिलता है, जो ईस्ट बस्तर का जो था, उसका खात्मा काफ़ी, अगर 30 हुए हैं तो लगभग खत्म समझिए। आजकल स्ट्रेंथ सभी की कम हो गई है। कंपनियां जो हैं वो प्लाटून की स्ट्रेंथ में चल रही हैं। इवन इससे पहले गांव के लोगों में आउटसोर्स कर दे रहे हैं कुछ काम को, जैसा सरकारें आउटसोर्स कर रही हैं। सही है। अभी जैसा आपने देखा कि उससे पहले गढ़चिरौली का एक बड़ा काडर मारा गया था,
रुपेश नाम का एक था, वो DKZC मेंबर था, वो कंपनी नंबर 10 का था, तो वो प्लेटून की स्ट्रेंथ में था, उसको भी चोट लगी है, लीडरशिप खत्म हुई है। तो उनका मिलिट्री फॉर्मेशन कहीं ना कहीं वीक हो रहा है, लीडर्स उनके कम होते जा रहे हैं। तो जब कम होते हैं तो डिजर्शन बढ़ता है, सरेंडर्स बढ़ते हैं। तो मुझे लगता है अच्छे ऑपरेशन होने के कई और बेनिफिट जो हैं काफ़ी रहते हैं। लोग भर्ती नहीं होते हैं, छोड़ के ज़्यादा जाते हैं और उनको डिसॉल्व करने पड़ते हैं। अभी भी कई उनके कई ऐसी चीज़ें हैं, जैसे आपने देखा होगा दीपक तेल तुंगड़े CC मेंबर मारा गया था जब, तो उसके बाद नॉर्थ गढ़चिरौली और कंपनी नंबर 4 को डिसॉल्व करना पड़ा था हमको। तो टेम्परेरीली अभी जो है नॉर्थ और साउथ मिलकर काम कर रहे हैं सदर्न इलाके में। तो नॉर्थ इलाका गढ़चिरौली का लगभग साफ है, बहुत कम, एक कुछ और काडर थे वो एक एनकाउंटर में और मारे गए, तो वो कमजोर हुए हैं। और एक गिरधा DKZC मेंबर के सरेंडर करने के बाद तो उनको बहुत बड़ा धक्का लगा है, क्योंकि वो उनका बहुत पुराना सीनियर मेंबर था। यहाँ भी 1-2 DKZC अभी मेंबर मानेंगे, अभी आज पता लगेगा कि इस मुठभेड़ में कौन से बड़े काडर थे। तो लीडरशिप के मारे जाने से मैं बताता हूँ कि उसके पीछे जो यूनिट्स हैं छोटी, उस पर काफ़ी असर पड़ता है। लीडर मारा जाता है तो बाकी लोग छोड़ के जल्दी जाते हैं, तो वो ये भी फायदा। तो पुलिस को इसमें मल्टीपल एडवांटेजेस मुझे लगता है। चलिए, आपसे बड़ी दिलचस्प बातचीत हुई, इसको ख़त्म करने का दिल नहीं करता है, बट लाइक एवरी गुड थिंग इट हैज़ टू एंड समवेयर। हम फिर आगे बातचीत को जारी रखेंगे। जी बिल्कुल। कोई और ऑपरेशन हो, मैं नहीं चाहता कि लाशों को गिरने का ऑपरेशन हो, किसी भी तरह की, किसी भी तरफ की। बातचीत मेरे हिसाब से एक ज़्यादा बड़ा मकसद है। गांधी पूरी ज़िंदगी बातचीत पे भरोसा करते रहे। मैं जब ब्रिटेन गया पहली बार, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मुझको एक न्योता दिया कि आप ब्रिटिश सॉइल पर, उनकी मिट्टी पर कहीं भी जाकर कुछ दिन में जो करना चाहूँ करूँ। तो मैंने नॉर्दर्न आयरलैंड, उस समय बहुत बड़ा दुनिया का एक हथियारबंद आंदोलन का इलाका था, तो मैंने वहाँ जाने की बात रखी उनके सामने। तो उन्होंने नॉर्दर्न आयरलैंड के बेलफास्ट पे मेरे लिए सब इंतज़ाम किया, तमाम लोगों से मिलने का, जो हथियारबंद आंदोलन चला रहे थे, उनकी जो पॉलिटिकल पार्टी थी, उससे भी मिलने का इंतज़ाम किया। ये तय होने के बाद जब मैं बेलफास्ट पहुंचा, ब्रिटिश सरकार का मेहमान होकर, तो बड़े होटल में उन्होंने ठहराया था, जाहिर है। तो होटल के लोग मुझको बतलाने में चूकते नहीं थे कि अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन अभी 15 दिन पहले यहाँ आके रह के गए हैं। उन्होंने दोनों पक्षों में समझौता करवाया और हथियार डल गए। उसको आर्म्स ड्रॉप कहा जा रहा था वहाँ की जुबान में। तो मैं जिस एक हथियारबंद आंदोलन को देखने के लिए गया था, वो ख़त्म हो गया था, लेकिन मुझको मलाल नहीं हुआ। मुझको लगा अच्छा है, ये अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने ब्रिटेन के नॉर्दर्न आयरलैंड के बेलफास्ट में जाकर होटल में रुककर दो पक्षों के बीच में, सरकार और हथियारबंद आंदोलनकारी आयरिश रिपब्लिकन आर्मी, उनके बीच समझौता करवाया था। बातचीत का महत्व इतना होता है। उस बातचीत से जो शांति कायम हुई है वो अभी तक कायम है वहाँ पे। अब आप IRA के नाम से, आयरिश रिपब्लिकन आर्मी के नाम से, आप कोई हिंसा अब नहीं देखेंगे। अब हथियार बंद नहीं रह गया। मैं चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में भी नक्सलियों से सरकार की, चाहे केंद्र की हो, छत्तीसगढ़ की हो, महाराष्ट्र की हो, बातचीत के लिए कोई ऐसा व्यक्ति आना चाहिए जो आकर ये समझौता करा सके। जंगल में लोग पड़े हुए हैं, गोलियों, नक्सली गोलियों से कम लोग मर रहे हैं, मलेरिया से ज़्यादा मर रहे हैं सुरक्षा बलों के लोग। अच्छी नौबत नहीं है ये। इसलिए शांति के अलावा कोई गुजारा नहीं है, शांति के अलावा कोई चारा नहीं है। आप भी सोचिएगा इस बारे में। आज की इस बातचीत के लिए विज साहब को हमारे तरफ से बहुत धन्यवाद, और हम फिर आपके पास किसी दूसरे मुद्दे पर चर्चा को लेकर आएंगे। आपको अगर हमारी ये बातचीत अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, टिप्पणी लिखिएगा इस बातचीत पर, नक्सल मुद्दे पर, कांग्रेस की और बीजेपी की सरकार पर, जिस पे आपको लिखना हो आप गंभीरता से लिखिएगा। गंभीर मुद्दा है, लोग पढ़ेंगे उसको। आपको लगता है कि ये बातचीत आपके जान पहचान के किसी के काम की हो सकती है तो ऐसे दोस्तों को भी इसका लिंक भेजिएगा। हो सकता है खुद होकर वो ये न देख पा रहे हों कार्यक्रम, आपके भेजे हुए देखेंगे, और हो सकता है आपके कहेंगे कि आपने अच्छा भेजा, मुझको कुछ नई जानकारी जानने के लिए मिली। हम आपसे फिर मिलेंगे। चलते चलते एक छोटी सी सलाह, अगर आप सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, तम्बाकू कुछ भी खाते पीते हैं तो छोड़ दीजिए।
जितना आपको इन चीज़ों को खाना पीना पसंद है उतना ही कैंसर को, आपके जैसे नशेड़ी लोगों को खाना पीना अच्छा लगता है। कैंसर पहले आपके मुंह में बैठता है, गले में बैठता है, फेफड़े में बैठता है, फिर वहाँ अपना स्मार्टफोन निकाल कर एक लाइव लोकेशन भेजता है ऊपर किसी को, फिर वहाँ से एक भैंसे पर चढ़ के एक आदमी नीचे आता है, मुकुट लगाए हुए, रेशमी रंगीन धोती, ऐसा गदा थामे हुए, वो आपको घसीट के ले जाता है, भैंसे के पीछे रस्सी बांधकर, आपके पैर में बांधकर घसीटते हुए ले जाता है ऊपर। इतनी तकलीफ अपने खुद को भी मत दीजिए, अपने परिवार को भी मत दीजिए। इससे बेहतर है कि तंबाकू को किसी भी शक्ल में हो उसको छोड़ दीजिए। फिर मिलेंगे।